हेलो गाइस, आज नाइन्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन का चैप्टर है। तो आज हम पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने बताई थी। तो एक यानी कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हम हेनरी कैनवेडिस ने 1998 में इसने बताई थी जी की वैल्यू। तो वो क्या बताई थी बेटा? 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू बताई थी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हेनरी कैनवेडिस ने ये वैल्यू बताई थी 1798 में। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक है वो देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैंने मोशन वाले चैप्टर में भी बताया होगा शायद में भी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर से फोर्स लगता है, देखो ये सेंटर से जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से सेंटर से जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the force required acceleration the body is always directed toward the center, यानी कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, यानी कि उसको सेंटर से ही खींचेगी। कोई भी चीज अगर बाहर घूम रही है तो वो सेंटर पे जो फोर्स लगेगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। तो हम क्या, ये देखो ये सेंटर से जो फोर्स लग रहा है, अब क्या लिखेंगे? acting the force of center is called centripetal force। तो जो सेंटर से फोर्स लगा उसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे दिया। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? रिक्वायर्ड होती है एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि जो बॉडी है ना वो ऑलवेज डायरेक्ट होती है टूवर्ड द सेंटर, यानी कि टूवर्ड द सेंटर की डायरेक्ट होती है ये। जैसे हम मान लो सेंटीमीटर, एक पानी का डोलू ले लो, पानी भर लो एक डोलू में, और उसको हम ऐसे घुमाए ना ऐसे, तो वो पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो गिर नहीं रहा, क्योंकि उस पे हर जगह हर सर्कल पे एक जैसा फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है, जो पूरा सर्कल वो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको रफ कर दूं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन फाइंड द इनवर्स स्केयर लॉ। न्यूटन फाइंड द इनवर्स स्केयर लॉ। कैसे न्यूटन ने फाइंड किया था इनवर्स स्केयर लॉ? तो न्यूटन ने क्या बताया था? इनवर्स स्केयर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्केयर लॉ कैसे फाइंड आउट किया था? तो देखो हमने पढ़ा था न्यूटन इनवर्स लॉ पढ़ा था इससे पहले, Gm/r², तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वही यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम अप्लाई करेंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ से कोई फोर्स लगा, तो यहाँ से भी कोई फोर्स लगा, फिर इसके बाद यहाँ से कोई फोर्स लगा, और इसके बाद यहाँ से कोई फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसमें यहाँ से ये फोर्स, इस पे ये फोर्स लगा, यहाँ से ये फोर्स लगा, यहाँ से ये फोर्स लगा, यहाँ से ये फोर्स लगा। ये एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वी है, ये वी है, ये भी वी है, ये भी वी है। ठीक है बेटा? देखो फोर्स लग रहा है सेंटर पे, यानी कि सारा का सारा फोर्स कहाँ लग रहा है? सेंटर पे, और वेलोसिटी वी है। ठीक है? अब इसके बाद देखो
स्केयर लॉ में क्या कहा था इसमें, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये कैसे पता लगा, देखिए मून यूनिफॉर्म मोशन, जो मून है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। नो दैट मून इन यूनिफॉर्म मोशन रेडियस r एंड वेलोसिटी v कह सकते हैं, स्पीड v एंड एक्सेलरेशन v²/r। ये है उसकी v²/r, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, ये तो हमने मान लिया भाई, सपोज कर लिया कि हो सकता है इतना हो। लेट द m is the mass of अगर हम मास मान ले मून का m है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू क्या, m ए मास गुना एक्सेलरेशन m a होता है, m a। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, m मास की वैल्यू एज इट इज है, f एज इट इज है, f की जगह पे f, m की a की जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, f इक्वल टू m, a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, v²/r। ठीक है। इसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 1, सर्कुलर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन यहाँ पर हो जाता है, तो सर्कुलर मोशन v इक्वल टू 2πr/2। v इक्वल टू क्या हो गया, सरकमफेरेंस, इस सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, और टाइम जो उसने लिया है 2πr/2। v की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब v की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर। कंपेयर करते हैं दोनों को, यहाँ पर मैं 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर v की वैल्यू f इक्वल टू m एज इट इज रहेगा, v की जगह पे क्या लिखूंगा 2πr/t, यानी कि 2πr/t इसका स्क्वायर और बाई r। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2πr, m एज इट इज, f को एज इट इज रखता हूँ, m एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर r बच गया, t का स्क्वायर और नीचे वाला r का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, r से r, एक r कैंसिल हो गया, ये तो क्या बच गया m4π² r/t का स्क्वायर। तो देखो m4π² r/, तो इसको मैं लिख दूं, क्या लिख दूं 4π² mr/t²। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से मैं केपलर का लॉ लगाता हूँ, केपलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता था केपलर लॉ थर्ड में, कि r की क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का स्क्वायर, t स्क्वायर है
तो यहाँ पर आर क्यूब और टी डायरेक्टली, तो यहाँ पर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे आर की 3 लिख देता हूँ। तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट R3। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर टी स्क्वायर के R3। ऊपर वाले को मैं रफ कर दूँ एक बार। तो बस एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, नंबर 4 ये है और नंबर 3 ये है। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू 4 पाई, तो F इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर MR बाई टी स्क्वायर और इक्वल टू, अब यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, KR 4 पाई स्क्वायर MR बाई KR की 3। अब देखो यहाँ से, अब ये एक R से ये R कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 पाई स्क्वायर M बाई KR की 2। अब मैं 4 पाई बाई K, 4 पाई स्क्वायर बाई K को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बच जाता है मेरे पास M बाई R स्क्वायर, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M बाई R स्क्वायर के, और ये जो वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर K इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई R स्क्वायर होगा और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M होगा। क्लियर हो गया? हैव ए नाइस टाइम। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट।